Good morning students, how are you? I hope you are fine and stay at your home। तो प्यारे बच्चों, 10th क्लास, सब्जेक्ट है हमारा सोशल साइंस। लेसन हमारा चल रहा है फर्स्ट, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था ब्रिटेन की अजीब दास्तां। ठीक है, जो लास्ट वीडियो थी हमारी, उसके अंदर हमने पढ़ा था ब्रिटेन की अजीब दास्तां। ठीक है, आज का हमारा स्टडी पॉइंट है राष्ट्र की दृश्य कल्पना। मतलब एक राष्ट्र है, एक राज्य है, एक राष्ट्र, उसकी जो दृश्य कल्पना है वो किस प्रकार की गई है। ठीक है, इसके विषय में हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है। मतलब कोई शासक है, राजा, अगर उसको चित्र या मूर्ति में अभिव्यक्त करें, मतलब उसकी जैसे चित्र के अंदर जैसा हम बढ़ाएंगे तो उससे ये समझ सकते हैं हम भाई ये क्या मतलब क्या इसके भाव है। ठीक है, तो उस चित्र के अंदर या उस मूर्ति में जो शासक है उसको अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सके। मतलब एक शासक को तो हम अभिव्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एक राष्ट्र को कैसे चेहरा दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न का हल किया। तो जो 18वीं और जो 19वीं सदी थी, उसमें जो कलाकार थे, इतिहासकार थे, उन्होंने क्या किया, राष्ट्र का मानवीकरण किया। ठीक है, करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूं चित्रित किया जैसे वह कोई व्यक्ति हो। मतलब उन्होंने एक देश को, एक राष्ट्र को इस प्रकार से चित्रित किया कि जैसे कोई वो एक व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। कब? 19वीं और 18वीं सदी में जो राष्ट्र थे उसको नारी के रूप में या एक महिला के रूप में उसको अभिव्यक्त या प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र की को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया हुआ है, असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। मतलब जो राष्ट्र या व्यक्ति के रूप में जो जामा पहनाया, मतलब जो चित्रित किया गया, वो जो नारी थी, नारी के रूप में उसे चुना गया, वो असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। वह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास कर, मतलब वो स्वयं खुद में कोई नारी नहीं थी, वो एक चित्रित थी। मतलब उसका चित्र बनाया गया था, वो असल में कोई अलग से कोई नारी नहीं थी। भाई उस नारी को या फला नारी को राष्ट्र के रूप में चित्रित किया है, मतलब किसी नारी का फोटो नहीं बनाया था, वो उनकी एक कल्पना थी। ठीक है, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूप बन गई थी। जो एक नारी की कल्पना थी, वो ऐसे नहीं था भाई किसी और नारी को देख के उसका चित्र बना दिया। ठीक है, ऐसे बिल्कुल नहीं था। मतलब उन्होंने अपनी जो कल्पना थी उसको चित्रित किया था एक नारी के रूप में। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और जो गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूप का प्रयोग किया था। ये हमने पढ़ा था पीछे। उन्होंने चित्र में जो आज़ादी है या जो स्वतंत्रता, उसको एक नारी रूप में उसको चित्रित कर रखा है और लोग उसको सलामी दे के आगे बढ़ रहे हैं। ये हमने पीछे जो चित्र थे उनके अंदर हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों में व्यक्त किया गया था। मतलब जो ये आदर्श थे या विशेषताएं थी, इनको एक वस्तु या एक प्रतीक के रूप में डिनोट किया गया या चित्रित या व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। ये पीछे आ चुके हैं प्रतीक। लाल टोपी मैंने आपको बोला था कि ये आपको राइट भी करने हैं और लर्न भी करने हैं। लाल टोपी, टूटी हुई जंजीर, ये आ चुके। ये किसके प्रतीक है? मतलब ये उनके लिए बनाए थे ये प्रतीक चिन्ह जो पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, मतलब जो अनपढ़ थे, लेकिन वो प्रतीकों को, साइन को देखकर बता सकते हैं ये किसका प्रतीक है। ठीक है, तो जो लाल टोपी प्रतीक थी और जो टूटी हुई जंजीर है, और इंसान को आमतौर पर ऐसी महिलाओं के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए। तो वो किसका प्रतीक है? वो है न्याय का प्रतीक। मतलब आंखों पे पट्टी बंधी हुई है और हाथ में उसने तराजू ले रखा है, तो वो न्याय का प्रतीक है। ठीक है, कोर्ट वगैरह में आपने देखा भी होगा, फिल्मों में दिखाते हैं, वो कोर्ट के अंदर एक महिला के आंखों पे एक ब्लैक पट्टी बंधी हुई है और उसने हाथ में तराजू ले रखा है। ठीक है, इस प्रकार के ना, मतलब वो बोलते हैं कि न्याय की देवी है, सब देखती है। ठीक है, इस प्रकार के
नारी रूपकों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। मतलब जो ये इस प्रकार के जो ये आविष्कार थे तो उनका जो वर्णन था वो कलाकारों ने कब कर दिया था? 19वीं सदी में कर दिया था। ठीक है। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नामक मारिन दिया गया था। मतलब जो फ्रांस के अंदर उसे लोकप्रिय ईसाई जो नाम मारी आन दिया गया था, जिसने जन राष्ट्र के विचारों को रेखांकित किया। उनके चिन्ह भी स्वतंत्र और गणतंत्र के थे। लाल टोपी, जैसे लाल टोपी है, तिरंगा और कलगी मोरियन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीकों की याद आती रहे। मतलब जो ये प्रतीक थे, ये चिन्ह थे, इनको कहाँ पे इंगित कर दिया? इनको जो चौक थे, सार्वजनिक जो चौक थे, ठीक है, जैसे चौराहा बोलते हैं, तो जो सार्वजनिक जो चौक थे वहाँ पे इन प्रतिमाओं को लगाया गया, जो ये राष्ट्रीय प्रतीक थे। तो राष्ट्रीय एकता के जो ये प्रतीक थे, इनको वहाँ पे इंगित किया गया, इनको वहाँ पे पोस्ट बना के लगाया गया, जिससे लोगों को ये पता चले कि मतलब ये सब भी था। जैसे टूटी हुई जंजीर का जो प्रतीक बना के उन्होंने वहाँ पे लगाया, तो इससे पता चला भाई हम आज़ाद हैं। लाल टोपी का लगाया उन्होंने, तिरंगे का लगाया, तो ये सब उन्होंने मतलब चित्र बना के जो सार्वजनिक जो चौक था वहाँ पे लगाए। ठीक है। और लोग इससे तादात्म्य स्थापित कर सकते थे। ठीक है। मोरियान को छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। तो जो मोरियान थे उसकी छवि, उसका चित्र किस पे अंकित किया गया? सिक्कों पर, जो सिक्के हैं, कॉइन्स, उनके ऊपर, और जो डाक टिकट हैं, जो डाक की टिकटें होती हैं, डाकघर में जो टिकटें होती हैं, उन पे उनका चित्र अंकित किया गया। ठीक है। इस तरह से जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। मतलब जो जर्मनिया है वो जर्मन के लोग थे, तो जो जर्मनिया है उनको वो राष्ट्र जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गए। चक्षुष अभिव्यक्तियों को में जर्मनिया बतूल वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनाती है, क्योंकि जर्मन जो बबूल वीरता का प्रतीक था। मतलब जर्मन के अंदर जो ये वृक्ष था बतूल, वो किसका प्रतीक था? वो वीरता का प्रतीक था। ठीक है। तो इसके अंदर नए जो शब्द आए हैं ये मैंने आपको बोल रखा है। देखो पहले चित्र देखो, चित्र ये 16 में क्या दिखा रखा है? जो 1850 का डाक टिकट है, इसमें ये है डाक टिकट। ठीक है। और ये डाक टिकट के जो अंदर ये चित्र है, इसके अंदर दिखा रखा है ये व्यक्ति मोरी, मतलब जो है मोरियान। ठीक है। इसकी तस्वीर बनाई गई है, जो फ्रांसीसी गणराज्य की प्रतीक है। ठीक है। तो ये देख लेना। चित्र एक और बना रखा है, चित्र जो 17 है, इसके अंदर जर्मेनिया चित्रकार फिलिप वेट बना रखे हैं। ठीक है। और एक नया शब्द आया है, नया शब्द रूपक आया है शब्द। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है या उसको दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। एक रूपात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। शाब्दिक मतलब जिसको हम बोल के कह सकें, ठीक है, और प्रतीकात्मक जो चित्र के द्वारा व्यक्त की जाए। ठीक है। तो इसको राइट करना है। नेक्स्ट है जो ये बॉक्स है हमारा 3। इसके अंदर ये प्रतीक दे रखे हैं, उनके गुण और महत्व दे रखे हैं। तो इसमें टूटी हुई जो बेड़ियां हैं, जंजीर है, वो किसका प्रतीक है? आज़ादी का। तो ये आपको राइट करने हैं, जो भी ये प्रतीक बना रखे हैं ये बिल्कुल आपको साफ साफ राइट करने हैं। तो जो टूटी हुई बेड़ियां हैं, जंजीर है, वो आज़ादी का प्रतीक है। बाज छाप कवच है, वो जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति है। ठीक है। बतूल पत्तियों का मुकुट बहादुरी का, वीरता का प्रतीक है। तलवार मुकाबले की तैयारी का प्रतीक है। तलवार पर लिपटी जैतून की डाल शांति की चाह है। ठीक है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में जो उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसमें जर्मन राज्यों के डयूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। ठीक है। उगते हुए सूरज का एक नया युग आने का सूत्रपात है, एक नया युग आने का प्रतीक है। ठीक है। तो इसमें ये देखो दिखा भी रखे हैं, बॉक्स 3 में ये वाला दिखा रखा है। मतलब जो ये तलवार के ऊपर, मतलब चित्र में प्रतीक दिखा रखे हैं, तलवार के ऊपर वो जैतून का
ये सब टूटी हुई जंजीर दिखा रखी है, ठीक है। तो ये देख लेना आप, और इसके अंदर जो भी गतिविधियाँ दे रखी है ये आपको खुद पढ़नी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। जो भी आपको होमवर्क दिया जाता है उसको अच्छे से इस फेयर कॉपी में राइट करना है, लर्न करना है। एंड थैंक यू।